एक मिनट, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक का। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन? ये हाईलाइटेड पार्ट अपने को क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। क्वेश्चंस में यहाँ पर देख देख के हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, ऑन 1 जनवरी क्या बोल रहा है? ऑन 1 जनवरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नोरिन लिमिटेड विशेष टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट कितनी है ये बोल रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। मतलब हमेशा हम वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करते हैं। सर फोरकास्ट कैसे करते हैं? फोरकास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये बताओ मुझे कि वर्किंग कैपिटल रेट से मान लो आज करंट ईयर है, ठीक है, FY 25-26 करंट ईयर चल रहा है लेट से, तो हम प्रोजेक्शन करते हैं फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कि हमको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उस हिसाब से हम वर्किंग कैपिटल रखेंगे। तो ऑन एन एवरेज पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी आ जाओ हमारे इस क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहा है। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 60,000 यूनिट्स, मतलब 60,000 यूनिट थी। ओके, इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। मतलब पिछले साल 60,000 यूनिट बनाई थी, इस साल भी 60,000 का हमारा प्लान है मोटा मोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रेशियो जो है कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस का, वो क्या है? रॉ मटेरियल 60% लगता है, वेजेस 10%, ओवरहेड्स 20%। 60 रॉ मटेरियल, 10 वेजेस, 20 ओवरहेड्स, तो बचा क्या? तो ये तो 90 हुआ। बताओ, तो बचा क्या? 10% सर बच गया। देखो 60 प्लस 20 प्लस 10, ये हुआ 90। पर कोई भी चीज़ तो 100% होती है, तो सेलिंग प्राइस 100 है, कॉस्ट 90 हुई, तो बचा जो 10 है सर, ये है हमारा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट का वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता दिया। ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन, एक मिनट, टू रिमेन इन स्टोर फॉर एवरेज ऑफ 2 मंथ्स। मतलब रॉ मटेरियल 2 महीने तक स्टोर होते हैं, मतलब एवरेज रॉ मटेरियल पीरियड कितना हो गया? 2 मंथ्स। ठीक है, फिर बिफोर इशू टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में इशू करने से पहले 2 महीने स्टोर होते हैं, चल जाएगा। फिर ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस फॉर 1 मंथ। मतलब प्रोसेस बोले तो WIP है ना, WIP 1 मंथ का रहेगा। ठीक है, चलो। द रॉ मटेरियल्स बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ। आप WIP को क्या करते हो? देखो यहाँ पर देखना, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में जो ये वाला पीरियड है इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक है सर, ये WIP में क्या होता है? WIP में आपका रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल तो 100% लग जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स पर काम बनना स्टार्ट हो जाता है, काम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सर जो वेजेस वगैरह होते हैं, ओवरहेड्स वगैरह होते हैं, देखो जैसे मान लो 5 दिन किसी यूनिट को बनाने में लगते हैं, तो आज 2.5 डेज हो गए हैं, तो 2.5 डेज हो गए, मतलब आधा टाइम हुआ है आधा टाइम नहीं हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि WIP हम वैल्यू करते हैं मिडिल ऑफ द प्रोसेस पर। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द प्रोसेस लेट से ये टोटल कितना है? ये टोटल पूरा अपना 5 दिन है, लेकिन हम कितने का देख रहे हैं? हम 2.5 डेज का देख रहे हैं। तो रॉ मटेरियल तो पूरा डाल दिया आपने, यस सर। अब क्या करो, वेजेस को मान लो 50%, ओवरहेड्स को मान लो 50%। ये हमारा अजम्पशन है क्वेश्चन का। ठीक है, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही करना है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि इसको 60 मानना है, 70 मानना है, तो जो क्वेश्चन बोले वो मान लेंगे। ठीक है, बट अभी हमने को टेक्निकली अगर कुछ ना गिवन हो तो कितना मानना है? 50%। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गया। फिनिश्ड गुड्स जो है स्टे इन वेयर हाउस अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के लिए फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस में पड़ा रहता है जब तक सेल ना हो। ठीक है सर, मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एक चार्ट अगर अपन बनाना चाहें, रॉ मटेरियल है हमारा कितने टाइम,
WIP कितने टाइम और फिनिश्ड गुड से कितने टाइम। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? आपके पास बुक है? हाँ सर। हाँ ओके। तो उसमें देखना रॉ मटेरियल का यहाँ पर टाइम देखना। रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स बोल रहा है, ठीक है। तो ये 2 मंथ्स हो गया। WIP कितना बोल रहा है सर? WIP 1 मंथ बोल रहा है। और आपका फिनिश्ड गुड्स कितना बोल रहा है सर? 3 महीने। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब आगे क्या बोला है देखो ना जरा। हाँ 3 मंथ्स मैंने डिलीट कर दिया, 1 मिनट। ओके। फिर क्रेडिट अलाउड जो है क्रेडिटर्स को वो 2 मंथ है, ठीक है। मतलब क्रेडिटर्स को 2 महीने अलाउड है। मतलब हम क्रेडिटर्स को पे कितने महीने में करते हैं? 2 महीने में। लेकिन डेटर्स जो हैं, हमारे डेटर्स जो है जिनको हम गुड्स बेचते हैं, उनसे हमको 3 महीने में पैसा मिलता है। मतलब हमको जो पेमेंट करना पड़ता है वो तो 2 महीने के अंदर करना पड़ता है, लेकिन हमको जो पेमेंट आने वाला है वो 3 महीने में आता है। ठीक है सर। सेलिंग प्राइस आपकी ₹5 पर यूनिट है, ओके। रेगुलर प्रोडक्शन वगैरह प्रॉपर चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। मतलब वेजेस वगैरह कब पे करने पड़ते हैं आपको? नेक्स्ट महीने की पहली तारीख। मतलब सैलरी होती है ना, सैलरी आपको आइडिया होगा, सैलरी का पेमेंट होती है। जैसे मान लो आपने अगस्त में काम किया तो 1 सितंबर को आपकी सैलरी आ जाएगी, 1 से 5 के बीच में। फिर सितंबर में काम किया तो 1 से 5 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी। तो ऐसे ही इनका वेजेस ओवरहेड्स का फर्स्ट ऑफ ईच मंथ को पेमेंट कर देते हैं, मतलब 1 महीने में पेमेंट करते हैं। कंपनी जो है नॉर्मली 20,000 रुपये का कैश मेंटेन करती है, ठीक है। कहानी पूरी आ गई समझ में? क्या क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसकी बजाय हमने ये बनाया है नया सॉल्यूशन हमारा। ये आप करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाने। स्टेटमेंट में क्या करेंगे, आ जाओ। पहले करंट असेट लिख दो, फिर करंट लाइबिलिटी लिख दो। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है सर। रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं। रॉ मटेरियल मान लो आपका 60,000 यूनिट्स है, यस सर। ₹5 पर यूनिट की सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, हाँ सर। उसका 60% रॉ मटेरियल है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ओके। तो 60% आपने इतना किया, हाँ। तो करो एक बार कैलकुलेटर पर। 60,000 इंटू 5 इंटू 60% कितना आ गया? 1,80,000 रुपये, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कितने टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है? 2 महीने के लिए। तो इंटू 2/12, तो आपका एवरेज रॉ मटेरियल कितना आ गया? 30,000, है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। WIP बताओ। WIP आपका वर्किंग नोट बनाया है, वहां पर देखेंगे। उसके पहले फिनिश्ड गुड्स देख लो। फिनिश्ड गुड्स में क्या सर? 60,000 इंटू 4.5। सर 4.5 क्यों किया? क्योंकि सर डेटर्स को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स पर वैल्यू किया है। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस थी, देखना SP थी आपकी ₹5, RM था आपका 60% बोले तो ₹3, वेजेस थे आपके 10% बोले तो 0.5, और आपका ओवरहेड्स था कितना? 20% मतलब 1। तो इन तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है? 4.5। तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है। कॉस्ट शीट पढ़ी है आपने? बस ये कॉस्ट शीट ही है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर सीधा आपने क्या करा? 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 3/12 किया। सर 3/12 क्यों किया यहाँ पर? सॉरी, इंटू 3/12 किया। क्यों सर? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स पर वैल्यू करेंगे। और 3/12 क्यों किया? क्योंकि सर 3 मंथ ऑन एन एवरेज स्टोर में गुड्स पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया अमाउंट कितना? 67,500, ठीक है ओके। फिर आ जाओ डेटर्स पर। डेटर्स में क्या सर? सेम प्राइस, सेम अपन मेथड फॉलो करेंगे। 60,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 मंथ्स। तो ये अपना 67 सेम आ गया। क्यों? क्योंकि डेटर्स को क्रेडिट कितना का आपने अलाउ किया है? 3 मंथ्स का। लेकिन क्रेडिटर्स को कितने टाइम का किया है? 2 मंथ्स का। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में भी आ जाएंगे। उससे पहले कैश गिवन था, तो वो कैश गिवन सीधा सीधा आप डाल दो 20,000, ठीक है।
अब आ जाओ, पहले करंट एसेट्स का इतना पार्ट आ गया समझ में, यस सर। है ना। ऐसे ही करना तो बहुत इजी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब वर्किंग नोट में आ जाओ। अब WIP की वैल्यूएशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रॉ मटेरियल आपका कितना वैल्यू होगा, एक मिनट, रॉ मटेरियल 100% मैंने यहाँ पर लिखा था ना, हाँ ये रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 50, ओवरहेड 50, ठीक है। ओके, तो आप क्या करो, रॉ मटेरियल यहाँ पर लिखा था 30,000, इसका 50% कर दो। तो यहाँ पर मेथड से भी कर सकते हो, 60,000 इंटू 5 इंटू 60% डिवाइड बाई 12 इंटू 1 मंथ। क्यों सर 1 मंथ क्यों किया, 1 मंथ इसलिए किया क्योंकि WIP जो अंडर प्रोसेस गुड्स है वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहते हैं। तो इंटू 1 मंथ, यहाँ पर हर एक में देखना, इंटू 1 मंथ इंटू 1 मंथ इंटू 1 मंथ, ठीक है। ओके। ओके, तो अब आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा 15,000, यस सर क्लियर है। लेबर कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 5 का 10%, 10% था वो, ठीक है, डिवाइड बाई 12 इंटू 1 मंथ। ऑब्वियस सी बात है, देखो WIP यहाँ पर 1 मंथ है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो, ठीक है। हाँ। ओके, अब आ जाओ इधर क्वेश्चन में, फिर क्या बोला, फिर ओवरहेड्स बोला। ओवरहेड्स कितना, 60,000 इंटू 5 इंटू 20%, ओके, फिर डिवाइड बाई 12 मंथ्स इंटू 1 मंथ। अब इन दोनों का 50% ले रहे हैं, ऐसा क्यों सर, क्योंकि वेजेस ओवरहेड्स पूरे पूरे नहीं लगे हैं, 5 दिन किसी यूनिट को बनाने में लगे तो अभी 2.5 दिन ही यूनिट यूज हुई है, यूनिट को बनाने में 2.5 दिन का लेबर ही लगा है, 2.5 दिन के ओवरहेड्स ही लगे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका टोटल करो एक बार तीनों का। 18,750। ठीक है, 18,000 आपका आंसर आ गया। अब ये हो गया आपका WIP, ये रहा सर WIP। इन सब का टोटल करोगे तो आपके करंट असेट्स आ गए, ठीक है। अब करंट असेट में से करंट लाइबिलिटीज निकालोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी सर। तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकाले, करंट लाइबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 1,80,000 लोगे। सर 1,80,000 कहाँ से आया, बताओ मुझे कहाँ से रॉ आया। मटेरियल। हाँ रॉ मटेरियल, तो करेक्ट, 60,000 यूनिट्स थी सर, और इंटू 5 आपका सेलिंग प्राइस था, उसका 60% रॉ मटेरियल है। ये आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,80,000। तो आपने इतना रॉ मटेरियल खरीदा, है ना। अब उसको आपको कितना मेंटेन करना होगा, उसको आपको मेंटेन करना होगा इंटू 2/12। क्यों सर, क्योंकि क्रेडिटर को हम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं, डेटर्स को 3 महीने का, क्रेडिटर्स से हमको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो हमारा आंसर आ गया 30,000। ओके, फिर लेबर में आ जाओ। लेबर में क्या होगा सर, 60,000 इंटू 5 इंटू 10%, ये पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पर 1 मंथ आ जाएगा। क्यों सर 1 मंथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था लेबर एंड वेजेस जो है उसको 1 मंथ में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कहाँ गया, ये रहा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में भी सेम 60,000, अब इसका 20% करेंगे, 5 इंटू 20% इंटू 1/12। तो ये आपके तीनों अमाउंट आ गए। टोटल आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,03,000 में से आप माइनस कर दोगे 37,500, तो आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल 1,66,000। इसमें कुछ डाउट है क्या, नो सर। है ना। अब एक बात और बताता हूँ, ये वर्किंग नोट पढ़ो एक बार पहले, ये क्या बोलता है एक बार समझो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। परचेज कैलकुलेट करने के लिए देखना, रिवर्स कैलकुलेशन। परचेज, देखो रॉ मटेरियल अब अपन कुछ भी सामान लाते हैं, कुछ भी सामान लाए तो उसका हमको पेमेंट करना होता है, तो सामान लाने को क्या बोलते हैं, परचेज। और क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि आपके जो पेमेंट्स आपकी फर्म से बाहर पेमेंट करने हैं, ठीक है। तो आप निकालोगे फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, उसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ सर, 60,000 पे 5 सेलिंग प्राइस था, 60% कंज्यूम हुआ, मतलब पर यूनिट कितना हुआ सर, पर यूनिट ₹3 कंज्यूम हुआ। सर कितनी यूनिट बनाई
सर 60,000 यूनिट बनाई, तो टोटल हमने 1,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। इतना तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमने अज्यूम किया रॉ मटेरियल का, यहाँ पर ये निकाला था कैलकुलेशन से 30,000। अब ओपनिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों जगह 30,000 लिख के कट कर दिया। तो हमारा परचेस इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, जो कि क्या हुआ 1,80,000 ओनली। ठीक है, ये वर्किंग नोट समझ में आ गया है ना। अब देखो यहाँ पर आप क्या करना, ये नोट ज़रूर देना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में ऐसे नोट दोगे तो ही आपका अच्छे से आंसर प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नोट क्या बोल रहा है, डेटर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। आप इसको ऑन सेल्स भी कर सकते हो, ऑन क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल भी कर सकते हो। दो अप्रोच मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, क्या कि एक कैश अप्रोच होता है कैश कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपको सेल्स पर लेना होता है, कैश कॉस्ट में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर लेना होता है, ना कि सेल्स पर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्या हुआ यस सर। है ना। ये यहाँ पर देखना कि यहाँ पर आपने 4.5 लिया है ना, यहाँ 5 भी ले सकते थे। अगर 5 लेते सेलिंग प्राइस तो टोटल कॉस्ट पर आता, 4.5 लिया मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि कैश कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ओके। है ना। दूसरा अब देखना, यहाँ पर मैंने आपको एक बार और नोट बना दिया, अगर नथिंग गिवन है, ये आपके लिए है, मतलब ये आंसर में प्रेजेंट नहीं करना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता है तो कैश कॉस्ट के लिए जाओ, यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले तो कि सर मतलब डेटर्स को जो वैल्यू करना है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर करो, ना कि सेल्स पर करो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ बेची, सेलिंग प्राइस, मैंने उसमें इन्वेस्ट कितना किया था, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स था उसका 80 रुपीज़। 100 में बेची, 80 रुपीज़ मेरा कॉस्ट है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे अगर मान लो ये 80 रुपीज़ कब तक आएगा, है ना, 1 मिनट, ये 80 रुपीज़ मेरे को आना था, है ना, 100 रुपीज़ आना था। तो मुझे बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, इस यूनिट में मैंने एक यूनिट बनाई 80 रुपए की, जो मैंने बेची है 100 रुपए की, तो मुझे रिसिप्ट कितनी होगी। 20। हाँ नहीं, रिसिप्ट ओवरऑल ग्रॉस रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ, वो होगी 100। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का है, 80। 80, राइट। इन्वेस्टमेंट अगर 80 का है, रिसिप्ट अगर 100 होनी है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि मेरा डेटर्स चाहिए, मुझे डेटर्स वैल्यू करने वर्किंग कैपिटल बनानी है, तो सर ये जो बीच में डिफरेंशियल फिगर है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपीज़ का, ये तो मेरा प्रॉफिट है। तो मुझे इसको थोड़ी वैल्यू करना पड़ेगा, मुझे किसको वैल्यू करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 80 को रिकवरी करनी है, तो 80 को लेना पड़ेगा, ना कि 100 को। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और अगर टोटल कॉस्ट होता है तो उसमें सीधा सेलिंग प्राइस पर ही डेटर्स को वैल्यू कर देते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन इतना सा है कि कैश कॉस्ट बोले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है, सेल्स अपना टोटल कॉस्ट बोले तो हमेशा क्या लेना है, क्या लेना है, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू। ये यहाँ पर मैंने एक बार और नोट डाल दिया है, इफ टोटल कॉस्ट गिवन कंपल्सरीली टेक सेल्स। ठीक है, ओ। क्वेश्चन आया समझ में। हाँ। थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मतलब इतना सिंपल नहीं बोलूँगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, बट आई थिंक पूरा हमने आराम से कितने 19 मिनट लिए, 19 मिनट्स, तो क्वेश्चन अब तो अपना कंट्रोल में आ गया होगा, राइट। यस सर। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम शुरू में बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट अपना, देखो मैंने पहले 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी बना दिया था, तो उसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल पर कंट्रोल लाना था। अब ये चैप्टर हमारा थोड़ा कंट्रोल में आ गया, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर बाद में इलस्ट्रेशन 10-11 के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे वो। आपका मॉक टेस्ट की टाइमिंग क्या है, 2 से 5 ही रहती है। 2 से 5, तो वो अपने हाथ में है ना, ऐसा कि 5 बजे कंप्लीशन करना है, क्या सीन है। नहीं सर, मतलब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग। हाँ 3 घंटे बैठना है कुल मिला के, कंक्लूजन यही है ना। हाँ हाँ।
हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। वैसे तो मैं तब तक हुआ तो फ्री कर दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस हुआ तो रात में एक और क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके। ओके, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना, ध्यान देना। क्वेश्चन डिजर्व्स योर अटेंशन, ठीक है। हाँ। Submarine Enterprises has been operating its manufacturing facilities since 31st March 2022 on a single shift, working with the following cost structure। मतलब सिंगल शिफ्ट पर काम चल रहा था। मटेरियल लगता था 6 रुपये का, वेजेस लगता था 5 का, जिसमें से 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। ओवरहेड्स लगता था 5 का, जिसमें से 80% फिक्स्ड है। कितना? 80% फिक्स्ड है, 20% वेरिएबल है, ठीक है। प्रॉफिट हो जाता था अपना 2 रुपये का। सेलिंग प्राइस हमने रखी थी 18 की, ठीक है। सेल्स जो है पिछले साल कितनी हुई थी? 4,32,000 की। मतलब सेल्स का ये क्या है? क्वांटिटी नहीं है, ये सेल्स वैल्यू है। तो डिवाइड बाय करो 18, तो क्या आ जाएगा आपका? 432 डिवाइड बाय 18, 24,000 यूनिट्स आ गई आपकी, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इधर क्वेश्चन में। अब देखना, देखो 31 मार्च को कुछ डिटेल्स है क्या। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 36,000, ठीक है। WIP है 22,000, फिनिश्ड गुड्स है 72,000 और सन्डे डेटर्स है 1,08,000, ठीक है। ओके सर, अब देखना क्वेश्चन बाकी क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा शिफ्ट। मतलब डबल प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड काफ़ी आ रही है। अभी हम 24,000 यूनिट्स बनाते थे, अब हमको 48,000 यूनिट्स बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर बहुत डिमांड आ रही है, हम क्या करें, हमारा प्रोडक्ट ही इतना बढ़िया है ना। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन व्यू ऑफ द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। मतलब 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किससे? सप्लायर से। तो अभी हमारी कॉस्ट क्या थी सर रॉ मटेरियल की? क्या थी कॉस्ट, बताओ। मटेरियल की कॉस्ट है 6 रुपीज़। तो इसमें क्या करो सर, इसमें आप माइनस कर दो 10%। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारी नई कॉस्ट क्या आ जाएगी सर पर यूनिट? नई कॉस्ट 5.4। ठीक है, इतना क्लियर है बिल्कुल। अपन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अपन हल्का हल्का इसको पार्ट में तोड़ तोड़ के करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर करता जाता हूँ। 5.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, फिर आ जाओ इधर। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, ठीक है, चलो ओके। फिर क्या बोला? द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल ऑल्सो रिमेन अनअल्टर्ड। मतलब बिल्कुल सेम पिछली बार जो था वही का वही रहेगा, ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू, ये भी सेम कंटिन्यू करेगा क्या? 2 मंथ्स का। मतलब सप्लायर से मतलब अपना क्रेडिटर का टाइम पीरियड क्या है? 2 मंथ्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ओके। फिर एवरेज पेबल पीरियड, फिर लेग ऑफ पेमेंट इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल कंटिन्यू टू रिमेन हाफ अ मंथ। मतलब 0.5 मंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा? वेजेस और उसके अलावा एक्सपेंसेस वगैरह का, ठीक है। मतलब हमको लाइबिलिटीज का तो इन्होंने दे दिया, क्या दे दिया सर? लाइबिलिटीज का टाइम पीरियड दे दिया। बोले तो सर क्रेडिटर्स 2 महीने के रख लो, वेजेस एंड एक्सपेंसेस के क्रेडिटर जो है ना वो 0.5 मंथ के रख लो, ठीक है। और ये जो है ना असेट्स जो है हमारे असेट्स भी हमको दे दिए कहीं ना कहीं। क्या दे दिया सर? एवरेज असेट दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो ये यहाँ पर आपका स्टॉक असेट है, WIP असेट है, FG असेट है, डेटर्स असेट है। चारों असेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम उनका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करके, ठीक है सर। आगे क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द पॉलिसी टू इंक्रीज आउटपुट इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब अगर हम 24,000 एक शिफ्ट पर काम कर रहे थे, अगर हम डबल शिफ्ट पर जाते हैं तो हमको एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी ज़्यादा लगेगी वो हमें क्वेश्चंस में ढूंढ के लेके आना है, ओके। ठीक है, 5 मिनट हमने क्वेश्चन समझा, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपने अगर अभी समझ लिया है तो इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे चल के, ठीक है। अब देखो सीधा सबसे पहले अपने को क्या क्या बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। एक एक बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट इधर, डबल शिफ्ट इधर, ठीक है। एक स्टेटमेंट मतलब कॉस्ट शीट होता है ना, कॉस्ट शीट वैसी बनानी है, ठीक है। ओके, फिर अपना दूसरा क्या आ गया?
दूसरा ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हमको बनाना है। हमको दो चीज़ें बनानी है, इतनी तो समझ में आ गई। बाकी कुछ वर्किंग नोट से हम यहाँ से ये नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ सबसे पहले स्टेटमेंट पर। क्या? शिफ्ट अपना कॉस्ट शीट वाला। रॉ मटेरियल देखना, रॉ मटेरियल आपका 6 पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, वही लिख रहा हूँ। तो 6 पर यूनिट है ना। और कितनी यूनिट्स है हमारी? 24,000। सिंगल शिफ्ट की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ इतने से भी ध्यान देना। एक मिनट है ना, ये सब हटाने दो। अभी सिर्फ आपको कितने पे ध्यान देना है? इतने पार्ट पे। ओके, स्टार्ट करें। Yes, sir. रॉ मटेरियल आपका 6 पर यूनिट है, टोटल यूनिट से 24,000, तो आपका आ गया 24,000 इंटू 6, 1,44,000, ठीक है। वेजेस जो है वो 5 पर यूनिट है, जिसमें से वेरिएबल कितने हैं? 60%, फिक्स कितने हैं? 40%। तो ये है 60% ऑफ 5 कितना हो जाता है? 3. 3। तो ये आपका आ गया 3। अब इधर 24,000 इंटू 3 कर दो, तो आपका आ गया 72,000, ठीक है। ओके, फिर फिक्स्ड कर दो, कितना फिक्स्ड है? 2। 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 48। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब ओवरहेड्स में आ जाओ। ओवरहेड्स में फिक्स कितना है? 80%। तो ओवरहेड्स कितना था? 5 पर यूनिट था, तो 5 का 80% 4। 4 इंटू 24 96। ओके, इतना क्लियर है। फिर ओवरहेड्स का वेरिएबल, ओवरहेड्स का वेरिएबल है 1, मतलब 20%। ये कितना हो जाएगा? 24,000। यहाँ तक मुझे बताओ, ये टोटल कर दिया बस। यहाँ तक मुझे बताओ, कोई डाउट है क्या इतने पार्ट में? No. है ना। No, sir. हम होले होले चल रहे, क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से हमको करना है सोल्व, ठीक है। फिर अपना प्रॉफिट आ गया 2 रुपए का। 24,000 यूनिट से तो प्रॉफिट 2 रुपए का मल्टीप्लाई किया तो 48,000। तो आपका फाइनल 4,32,000 हो गया, और ये 18 की यूनिट्स आ गई। पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। इतना क्लियर है? हाँ सर, ये पार्ट पूरा समझ में आ गया सर, मजा आ गया एक नंबर। अब इस पार्ट को मैं अभी जो मैंने हाईलाइट मार्क किया वो हटा दूं अभी? हाँ. समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। Okay. ठीक है सर, अब आ जाओ यहाँ पर। देखना, यहाँ पर सर हम डबल शिफ्ट में जाएंगे ना, तो सर जो हमारे क्रेडिटर है वो हमको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। कहाँ लिखा था सर? ऐसा आप मन से बता रहे हो? सर हमने यहाँ पर पढ़ा था 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप 10% डिस्काउंट लगा दो। तो 10% डिस्काउंट लगाया तो 6 के अगर पर यूनिट थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 10%, 5.4। 5.4 ये आ गई। इंटू क्या करेंगे? इंटू करेंगे 48,000 यूनिट्स। क्यों सर 48 क्यों किया? क्योंकि सर हम डबल शिफ्ट पर आ रहे हैं, 48,000 यूनिट्स बनेगी। पहले सिंगल शिफ्ट पर थे, 24,000 यूनिट्स बनती थी। अब वेरिएबल तो वेरिएबल रहेगा, तो उसको लिख दो फिर, कितना? 3 पर यूनिट्स बनेगी। तो लिखो आप 48,000 इंटू 3 पर यूनिट, कितना आ गया? 144। ये दोनों चीज़ समझ में आई कितना कैसे हुआ? अब Yes, यूनिट्स sir. को आपको 48 लेके चलना है, ठीक है। ओके, अब देखना यहाँ पर, ये देखना, अब देखना फिक्स जो है, फिक्स क्या आपका अमाउंट चेंज होता है क्या? चेंज इन यूनिट से आपने एफएम इतना पढ़ लिया, कॉस्ट इतना पढ़ लिया, क्या अमाउंट चेंज होगा क्या? No, sir. है ना। तो 48 का 48 सेम लिख दो, 96 ये भी फिक्स्ड है, ये भी सेम लिख दो, ठीक है। तो 48 और 96 आपका सेम आ जाएगा। ओके, हाँ. अब देखना, अब यहाँ पर यूनिट कितना हो जाएगा सर? 48,000 था और टोटल यूनिट्स 48,000 थी, तो मेरा 1 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। यहाँ पर भी मेरा पिछली बार 4 रुपीज़ पर यूनिट था, अब मेरा कितना हो गया? 2 रुपीज़ पर यूनिट। सर 2 रुपीज़ क्यों हो गया? सर फिक्स था ना। आपकी फैक्ट्री मान लो एक जगह है, फैक्ट्री का रेंट आप इतना पे कर रहे हो, तो आप कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, आप डबल शिफ्ट करो, ट्रिपल शिफ्ट करो, जगह का कुछ हो रहा है क्या? फैक्ट्री का रेंट जो है वो का वही रहेगा। तो आपका यहाँ पर, ये देखना, यहाँ पर 2 रुपये कम हो गया, यहाँ पर 1 रुपये कम हो गया, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. फिर अब वेरिएबल है, तो वेरिएबल सर 1 रुपये थे, 1 रुपये था तो अब 1 रुपये ही रहेगा। तो 48,000 इंटू 1, 48,000।
इतना आ गया समझ में? ये शीट अगर आपने समझ ली ना तो बाकी बहुत इजी जाएगा क्वेश्चन। और ये शीट मैंने काफी इजी करके ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में। ठीक है, ओके। ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन के बाकी पार्ट की तरफ। ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना, इन सब का टोटल करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक बार टोटल करो कितनी आ रही है। हाँ तो सर यही आ रही है 595 200। 595 200 आ रही है, बिल्कुल। तो अब इसका 595 200 डिवाइडेड बाय कर दो आप, कितना? 48,000, क्योंकि टोटल यूनिट्स कितनी थी? 48,000। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 12.4। हाँ और सर बेस तो हम 18 में रहे हैं, तो बीच का क्या होगा सर? बीच का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5.6 रुपीज। ठीक है सर, ओके। सिंगल शिफ्ट में काम करते थे तो हम 2 रुपए कमाते थे पर यूनिट पे। डबल शिफ्ट में गए, सारी कॉस्टिंग हमने बढ़ा ली, सब कर लिया, लेकिन हमको 5.6 रुपीज का फायदा हो रहा है पर यूनिट। मतलब आप देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ है, लगभग 2 to 3 टाइम्स ग्रोथ है। 2 का डबल करते 4, ट्रिपल करते 6, तो देखो आप करीब करीब 250% ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक यस है, सर। ओके। आ गई कहानी इतनी समझ में? यस सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब बनाना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट। अब सिंगल शिफ्ट पर आ जाओ। सिंगल शिफ्ट पहले हम क्या करेंगे? देखो हम एक एक चीज करेंगे, तो पहले हम सिंगल शिफ्ट कर लेते हैं। डबल शिफ्ट में जाएंगे कंफ्यूजन होगा, तो पहले सिंगल शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा कितना? 36, 22, ये हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स। ये देखो यहाँ से लिखा मैंने, रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ओके। ओके। अब हम क्या करेंगे? सर रॉ मटेरियल 6 रुपीज पर यूनिट का था, है ना, सिंगल शिफ्ट में। ओके, तो मेरी यूनिट्स कितनी आ गई? 6,000। हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखना, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, जनरली ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके ये निकालते हैं। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम इससे ये देख के ये निकाल रहे हैं। ओके, ओके। ठीक है। तो हमने क्या किया? 36,000 डिवाइड बाय 6 आ गया। यस सर। फिर WIP, सर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो मटेरियल लेबर वगैरह इंक्लूड कर लो तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी आ जाती है। सर पिछली बार यहाँ आकर देखो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है। मटेरियल और वेजेस लिया, ओवरहेड्स डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए प्राइम कॉस्ट के बाद में ऐड होता है। तो आपका अभी वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 632। टोटल करो कितना हो रहा है? 11। 11। तो हमारी फिनिश्ड गुड्स के लिए हम क्या WIP के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे पर यूनिट 11। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 11, तो 2,000 हमारी WIP में यूनिट्स रखी है। 6,000 हमारा रॉ मटेरियल में रखा रहता है, 2,000 हमारा WIP में रखा रहता है। फिर 4,500 जो है, देखना यहाँ पर 72,000 आ गया। यस सर। सर ये 72,000 जो है ना फिनिश्ड गुड्स, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर देखेंगे ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर क्यों देखेंगे सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इसलिए देखेंगे क्योंकि हम सारे खर्चे ऐड करके प्रॉफिट के पहले जो बचता है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर फिनिश्ड गुड्स को वैल्यू करते हैं। ये हो गया हमारा 16। कैसे हो गया 16? यहाँ देखना, 6 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया, तो हमारा ये आ गया 16। ये भी तो ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स तो कॉस्ट में कैलकुलेट होते हैं। यस सर, कॉस्ट में कैलकुलेट होते हैं। तो हमारा आ गया 72,000 डिवाइड बाय 16 करो तो 4,500, मतलब 6,000 हमारी रॉ मटेरियल में रखी रहती है, 2,000 हमारा WIP में रखा रहता है और 4,500 हमारा फिनिश्ड गुड्स में यूनिट्स रखी रहती है। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर डेटर्स पर। अब देखना, यहाँ पर सर डेटर्स तो 1,08,000 रुपये की दिए होते हैं, पर ये सेल्स पर दिए हुए हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6,000 कॉस्ट ऑफ हमारी, सेल्स कर देंगे सर। क्या बोल रहे हो?
सर मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेंगे तो फिर यूनिट कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहे हो, एक मिनट रुको। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर लेंगे तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। एक मिनट रुकना। इसमें हम क्या करेंगे, आई थिंक 1,08,000 डिवाइडेड बाई 18। हाँ, यही कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये 1,08,000 जो हमको दिए हुए हैं, ये सेल्स पर दिए हुए हैं, हम्म, ठीक है। तो सेल्स कितना था सर, 18 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 1,08,000 अगर हमारा 18 रुपीज़ पर यूनिट था, तो हम 16 पर कितना लाएंगे, एक्स। समझ रहे हो, 1,08,000 अगर मेरा डेटर से 18 रुपीज़ पर यूनिट पर, तो हमारा क्या होगा, 16 पर कितना आएगा ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ तो हमारा 1,08,000 डिवाइड बाई 18 करो, कितना आ रहा है। 6,000। तो 6,000 हमारी यूनिट्स हो गई, और इंटू 16 करोगे तो हमारे डेटर्स आ जाएंगे। 6,000 हमारी यूनिट्स हो गई, इंटू 16 करोगे हमारे डेटर्स आ जाएंगे 96,000। जनरली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 99% सब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर ही डेटास लिए हैं। तो आप भी वही करना, ठीक है। जितने भी हम हाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप भी आगे क्वेश्चंस देखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पर ही दिख रहा है, अनलेस कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हो, ठीक है। ओके, इतना हाँ। समझ में आ गया। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्रेडिटर फॉर मटेरियल पर। सर क्रेडिटर फॉर मटेरियल 6 हमारा रॉ मटेरियल है। हाँ सर, रॉ मटेरियल है। यहाँ पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन थी क्या? क्रेडिटर फॉर मटेरियल ये 24,5,5 ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी, या हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, एक बार देखना पड़ेगा। कौन सी? एक मिनट बता रहा हूँ। ये 24 और 5,5, हाँ या तो ये अपन ने कैलकुलेशन एक बार नीचे देख लेते ये वाला पार्ट कैसे निकाला है, ठीक है। ओके, कहाँ आ हाँ। गया अपना, ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसमें फिर ये थोड़ा अलग अजम्पशन लेके निकाला है, ठीक है। तो हमको सिर्फ अभी ओके। इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट ही काम का है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर आ जाओ, ये वाला पार्ट कैसे निकाला है, 24,000 वाला पार्ट। एक बार ये आ जाता है तो फिर बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक मिनट देना, लाइव चली गई है। जस्ट अ मिनट। जो भी लाइव देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड में देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप क्या करना, 2 मिनट मुझे दीजिए। आप तब तक आपका ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह ले सकते हो, 2 मिनट लगेंगे क्लास को स्टार्ट होने में, जस्ट 2 मिनट्स। हेलो। हेलो। हाँ, ज्वाइन यस हो गए सर। है ना। हाँ। एक मिनट, अब दिख रही है क्लास? यस सर। ओके, हमको ये देखना है अभी कि ये 24,000, 5,000 और 5,000 ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर मुझे मिली नहीं है। क्रेडिट अवेल्ड दिया हुआ है
कि 2 मंथ से, और हमारा ये क्या दिया हुआ है, वेजेस वगैरह हाफ मंथ का दिया हुआ है। तो हमें शायद ऐसा लग रहा है कि 36,000 क्रेडिटर फॉर मटेरियल का वाला ये वाला पार्ट कहाँ से आया है? 24,000 और 5,000 5,000। यहाँ पर और कहीं पर इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये तो चलो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेजेस की कॉस्ट है 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ और ये 6 रुपीज़। ये तो क्लियर यहाँ पर गिवन है, इसका इशू नहीं है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, पर हमको ये देखना है कि ये 4,000 वगैरह यूनिट्स कहाँ से आई है। 4,000 कितनी टोटल हमारी कितनी थी? 24। ओके, एंड 2,000 24 इंटू 2/12, ये कितना आएगा इंटू 2/12? 6 ही आ रहा है क्या? 4,000 हाँ 4 आ रहा है ना, ठीक है, ये तो हमको मिल गया। 1 मिनट देना बस। और हमारा एक और क्या था, 0.5, 24,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12। ओके, ये कितना होगा हमारा? ये होगा 1,000 होगा आई गेस, डिवाइड बाय, हाँ 1,000 होगा। ठीक है, ये यूनिट्स हमने ऐसे निकाली है। कैसे निकाली है ये हम अभी एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ डबल से। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमको क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल निकालना है, क्रेडिटर फॉर वेजेस निकालना है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस निकालना है। तो हमारी टोटल यूनिट्स कितनी थी सर? हमारी टोटल यूनिट्स थी 24,000। ठीक है, 24,000 यूनिट थी। इंटू 2 मंथ का हमने एवरेज मेंटेन करना है, 2 मंथ का डिवाइडेड बाय 12 मंथ। सर ये 2 मंथ कहाँ लिखा है? सर ये 2 मंथ यहाँ लिखा है। ठीक है, सप्लायर जो है वो 2 मंथ के वैल्यूएशन पर रहेंगे। हमको दो टाइप से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एक तो पीरियड से निकालते हैं, है ना, और दूसरा किससे निकालते हैं? दूसरा सर हम सीधा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है तो यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमको पीरियड पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो हमने क्या किया, 24,000 यूनिट्स बनानी है पूरे साल में, पूरे शिफ्ट में, लेकिन 2 मंथ्स हमको मेंटेन करना है। तो हमको ऑन एन एवरेज कितनी यूनिट्स मेंटेन करनी है? 4,000 ऑन एन एवरेज यूनिट्स मेंटेन करनी है, यूनिट्स खरीदनी है, परचेज करनी है। तो सर 4,000 यहाँ पर हमारी यूनिट्स परचेज हो गई, इंटू करा 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो 24,000 हमारे ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स मेंटेन हो जाएंगे रॉ मटेरियल के। ऐसे ही हमने क्या करा सर, 24,000 इंटू 0.5 मंथ का आपको मेंटेन करना है क्या, वेजेस। 0.5 का एक और क्या है, ओवरहेड्स। तो 0.5 का वेजेस डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो ऑन एन एवरेज आपको 1,000 यूनिट्स बनती रहेगी, 1,000 यूनिट्स ऑन एन एवरेज आपका बनता जाएगा। तो आपको पेमेंट 1,000 यूनिट के हिसाब से करना है। सर पर यूनिट की कॉस्ट क्या है? पर यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5,000। ठीक है, फिर 1,000 अगेन, 1,000 क्योंकि ये देखना यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल कंटिन्यू टू रिमेन हाफ अ मंथ। ठीक है, हाफ अ मंथ। अब ये देखना हाफ अ मंथ, यहाँ पर ये आ गया हाफ अ मंथ। तो 1,000 हमने निकाल दिया अगेन, फिर इंटू 5 रुपीज़ पर यूनिट आ गया कॉस्ट, इंटू 5,000। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 24 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 34। ठीक है, ओके। तो हमारा ये देखना यहाँ पर करंट एसेट हो गया 2,26,000 का, करंट लाइबिलिटीज हो गई 34,000 की। तो हमारा नेट जो है वर्किंग कैपिटल बचा 1,92,000 का, इतना हमको रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, सिंगल शिफ्ट समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब डबल शिफ्ट पर आ जाते हैं। डबल शिफ्ट में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। डबल शिफ्ट में देखना यूनिट सीधा 12,000 हो गई, 6,000 पहले थी, अब सीधा 12,000 हो गई, उसका डबल कर दिया। रेट सर 6 की जगह 5.4 हो गई, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, बार बार जरूरत नहीं है वो समझने की। ठीक है, ओके। तो अब आ जाओ यहाँ पर, ये कैलकुलेशन इसकी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में आना, दूसरे में क्या, पहले ये वाला पार्ट देख लो, 4,500 यूनिट्स थी, इसकी 9,000। वो वाला पार्ट में WIP वाला पार्ट बताऊंगा, पहले इजी पार्ट देख के ख़त्म करो। तो इसकी वैल्यू कितनी प्राइम कॉस्ट पर, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? प्राइम कॉस्ट आपकी ये वाला पार्ट ऐड कर लो,
तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पर फिनिश्ड गुड्स वैल्यू करेंगे, मतलब 12.4 हो जाएगा। 12.4 आपने लिया तो ये मल्टीप्लाई करना, 9000 इंटू 12.4 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 9000 इंटू 12.4 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 1,600। ठीक है, ये आ रहा है। ओके, फिर 12,000। सर यहाँ पर आपने एक बार कॉस्ट यूनिट्स निकालने की मेहनत कर ली, अब आपको सीधा डबल करना है उसका। 12,000 इंटू 12.4 करोगे, डेटर्स कितने आ जाएंगे? 1,48,000। ओके, अब बचा क्या सर? बचा ये वाला एडजस्टमेंट, जो कि बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। ठीक है, WIP। सर एक बात मुझे बताओ, सर WIP पिछली सिंगल शिफ्ट में 2000 थी, तो डबल शिफ्ट करेंगे तो भी 2000 ही रहेगी। 2000 ही क्यों रहेगी सर? जो प्रोसेस में गुड्स जा रहे हैं वो एक शिफ्ट में जाए डबल शिफ्ट में जाए, प्रोसेस में उतनी देर ही रहेंगे ना, फिर जाके फिनिश गुड्स बन जाएंगे। एक बात बताना, ये रॉ मटेरियल स्टेज है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल स्टेज है, मतलब रॉ मटेरियल पड़ा है, ये प्रोसेस में गया, ये WIP बन गया, फिर ये फिनिश्ड गुड्स बन गया। तो सर एक शिफ्ट करो, दो शिफ्ट करो, 1000 शिफ्ट करो, WIP का टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा। तो एक टाइम पे WIP में यूनिट्स कितनी रहेगी सर? 2000। तो वो 2000 की 2000 ही हमेशा मेंटेन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सर WIP में यूनिट्स थोड़ी बढ़ रही है, वो तो प्रोसेस आप 10 बार करो, लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा WIP में। यहाँ लेट से मान लो सुबह हमको 6 से 10 WIP में रखना पड़ता है, 6 to 10 AM। सेकेंड शिफ्ट करी तो 6 to 10 PM हमको WIP में गुड्स रखना पड़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो 2000 यूनिट्स ही रहेगी ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी एडजस्टमेंट है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर सिर्फ 2000 ही आएगा डायरेक्ट, और जो ये देखो WIP इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कितनी थी सर? प्राइम कॉस्ट थी 5.4 रॉ मटेरियल की, 3 हमारी वेजेस की और 1 हमारी वेजेस की, फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 9.4। तो आपको 2000 इंटू 9.4 करोगे तो आपका आ जाएगा 18,800। ये जैसे ही टोटल हुआ, आपका वर्किंग कैपिटल का टोटल आ गया 3,44,000, करंट असेट्स का आ गया। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब हमारी ये सारी डबल कर दो। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ WIP की यूनिट सेम रहेगी, बाकी सब डबल कर दो। बाकी सब डबल कर दो, 4 का 8 कर दो, 1 का 2 कर दो, 4 का 8, 1 का 2, 1 का 2। ठीक है, ओके। अब देखना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पहले कितनी थी? 6 रुपये, अब कितनी है? 5.4। ये तो हम 4 बार पढ़ चुके हैं, अब थक चुके हैं सर, आगे बढ़ो इससे। फिर सर ये 5 पर यूनिट थी, क्या 5 पर यूनिट थी हमारा क्रेडिटर फॉर वेजेस, लेकिन ये क्या हो गया? ये सर 4 आ गया। ऐसा क्यों हुआ सर? यहाँ पर देखना ऐसा क्यों हुआ। ये पहले था 3 + 2 5, दिख रहा है कहाँ कर रहा हूँ मैं? है ना, वेजेस। यस सर। अब 3 + 1 5, 3 + 1 4 हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिक्स पोर्शन था, तो डबल यूनिट्स भी करोगे, डबल शिफ्ट भी करोगे, तो फिक्स पोर्शन तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट 4 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1 + 4 कितना था ओवरहेड्स का? 5। लेकिन यहाँ पर 1 + 2 कितना हो गया ओवरहेड्स का? 3 रुपीज़। क्यों? क्योंकि सर फिक्स्ड कॉस्ट थी, आपने यूनिट्स डबल भी की, शिफ्ट डबल भी की, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उससे नहीं बढ़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 57,200। अब आप क्या करोगे? अब आप इसमें से करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2,86,800 रुपीज़। सर पहले आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 1,92,000, अब ये 286, तो डिफरेंशियल कितना आ गया? 94,800। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन तगड़ा था, हम्म। है ना? ऐसे क्वेश्चन देखो, कितने ही बच्चों से मैंने सुना है सर इलस्ट्रेशन कोई मतलब नहीं है, इलस्ट्रेशन इतने ज़रूरी नहीं होते। आप बताओ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चन अगर बिना देखे बनता क्या आपसे? सर। है ना? तो मतलब इलस्ट्रेशंस भी अच्छे खासे आते हैं, इवन RTP MTP में भी इलस्ट्रेशंस भी कभी कभी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन हमको अच्छे से करने हैं। ये देखो आप समझो 2 क्वेश्चन करने में 50 मिनट्स लग गए हमें, है ना? और ये जबकि रिवीजन है, तो आप सोचो और कितना टाइम लगता होगा, है ना? ठीक है, आपको समझ में तो आ गया अच्छे से?
Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी बात है। अब 7th वाला क्वेश्चन मंथली कैश बजट का है ना? तो ये आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं करवा दूंगा, कि एक बार देख ही लें फटाफट। जैसा आपका मन। नहीं नहीं, श्रद्धा भक्ति, चलो मेरा मन है तो फिर देख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7। ये भी थोड़ा बड़े साइड ही जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट करते हो क्वेश्चन एग्जाम में, और 8 से 10 नंबर का ये दिख सकता है। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन था ना, थर्ड वाला, ये देखना यहाँ पर कहाँ गया, थर्ड थर्ड थर्ड, ये रहा। ये क्वेश्चन आपको 5-6 नंबर का ही दिखेगा, इससे बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में किया इसलिए इतना दिख रहा है। अदरवाइज आप स्पीड में करोगे तो हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। तो ये 10 मिनट, 5 नंबर का दिख सकता है, 10 मिनट में डुएबल है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको आराम से 10 मार्क्स का दिख सकता है, जो हमने अभी किया, ठीक है। ओके। और उसके अलावा हमको इसमें 2 स्टेटमेंट बनाने हैं, ये मत भूलना, ये 2। बाकी वर्किंग नोट में जो भी वर्किंग करो वर्किंग नोट में डाल दो, ठीक है। हाँ। ओके, फिर आया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। आज शुरू में हमने उठाए बड़े बड़े क्वेश्चन है, अच्छे से हो जाएंगे, एक बार बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे फटाफट फटाफट निपट जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7। क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024, ठीक है। क्या बोला? कैश बजट बनाओ, सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स बनाओ। मतलब कैश बजट बोले तो हमने सर एक बार ऑलरेडी बनाया है, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी रिसिप्ट आती है, कितना पेमेंट करना होता है, यही कैश बजट होता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। सर ये स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स ये क्या है फॉर 3 मंथ्स? ये वाला नहीं पता हमें, ये वाला नहीं पता। सोर्स बोले तो पैसा कहाँ से आया, यूज बोले तो पैसा कहाँ लगाया। क्या बात है सर, एक नंबर क्लियर हो गया, हुआ क्लियर, यस सर। ठीक है। सोर्स मतलब पैसा कहाँ से आया, और यूज मतलब पैसा कहाँ इम्प्लीमेंट किया, अलोकेट किया, यूज किया, यूटिलाइज किया। सिनोनिम्स पे सिनोनिम्स, ठीक है। ओके, यस सर। अब आ जाओ यहाँ पर। देखो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बेसिक बेसिक चीज़ें दे दी, इन 1000 है, ठीक है। ओके, फिर क्या दे दिया? बजटेड P&L दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दिया, जिसमें सेल्स दिख रही है 3 महीने की, परचेज दिख रही है, जीपी वगैरह दिख रहा है, ठीक है। ओके सर, फिर उसके अलावा बजटेड बैलेंसेस एट एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब बैलेंस शीट के फिगर्स भी दे दिए। 31 जनवरी में ये था, दिसंबर में अपना डेटर्स ये था, स्टॉक ये था, क्रेडिटर वगैरह बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको दे दी है, ठीक है। चलो ओके, समझ में आ गया इतना तो। अब आगे क्या करना है, आ जाओ इस पे। क्या बोला? डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 60,000 इंक्लूडेड इन बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ, ओके ठीक है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड ऐसा बोल रहे हैं। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। ये है हमारा मंथली कैश बजट, ठीक है। कैश बजट की शुरुआत कहाँ से होगी? आज थोड़ा हेल्थ वगैरह खराब है क्या? थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ सर, मैंने बताया था ना कि 1-2 दिन से थोड़ी सी हेल्थ खराब चल रही थी। वही मतलब लग रहा है ना, एनर्जी बिल्कुल डाउन है, जबकि आप अच्छे से मतलब लाइव थोड़ा रहता है आपका कंट्रीब्यूशन। हाँ। पीवीआर ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस बोले तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, कहाँ पर गिवन है सर? ये रहा 545, ठीक है। तो ओपनिंग कैश आप यहाँ से लिख लो, कितना? 545। फिर बाकी आप आ जाओ इधर क्वेश्चन में, ओपनिंग कैश लिख दिया आपने 545। अब यहाँ पर ये जो फेब और मार्च का है ना, कि यहाँ का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग हो जाएगा, तो जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग, सब बेसिक चीज़ है, इतना तो आता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करो तो आपको क्या करना है? रिसिप्ट्स लिख के 7-8 लाइन छोड़ दो, पेमेंट्स लिख के 7-8 लाइन छोड़ दो, ठीक है। ओके, अब देखना रिसिप्ट में कैसे लिखेंगे सर, ये कैलकुलेशन समझना आप। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर के ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। सर ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से लिखे? सर ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, देखना ये रहा, डेटर का ओपनिंग बैलेंस था कब का? ये है अपना जनवरी का, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस था 2570, ओके।
तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो 2570। ये लिख दिया सर, ओके। अब देखना इस साल में सेल्स कितनी हुई। सर सेल्स हुई हमारी, कहाँ हुई सेल्स, 2100, 1800, 1700, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स ला के लिख दो 2100, 1800, 1700। सर ये क्यों लिखा, सर डेटर्स थे हमारे पिछले साल 2570, हमने इस साल इस महीने और सेल्स की कितनी 2100 की, तो हमारे क्लोजिंग डेटर्स कितने हो गए 4670। एम आई राइट? लेकिन सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2600। तो सर 2600 माइनस करोगे तो आपका 2070 का डिफरेंस कहाँ गया। आपके हिसाब से डेटर्स होने चाहिए 4670 के, लेकिन बैलेंस शीट में तो 2600 के दिख रहे हैं। तो आपका रिमेनिंग कहाँ जाएगा, बताओ मुझे कहाँ जाएगा। रिसिप्ट में जाएगा। आ जाएगा ना। हाँ कैश में रिसिप्ट हो जाएगी उतनी, ठीक है ओके। फिर ऐसा ही सेम प्रोसेस आगे भी फॉलो करनी है। क्या क्लोजिंग बैलेंस आपका गिवन था 2600, यस सर। आपने क्या किया 1800 की सेल्स की, तो आपका डेटर्स पहुंच गया 4400, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2500, तो रिमेनिंग क्या हुआ सर, रिमेनिंग हुआ हमारा रिसिप्ट। फिर अगेन 2500 ओपनिंग है, यस सर। 1700 की सेल्स हुई, तो आपका टोटल कितना हो गया 4200। लेकिन सर 2350 ही है यहाँ पर बैलेंस शीट में 2350, तो आप क्या करोगे, आप 2350 यहाँ पर है, तो आपका रिसिप्ट हो गया 1850, ठीक है। तो यहाँ पर रिसिप्ट में डालोगे क्या 123, 123, आया समझ में? यस सर। ओके। फिर देखना आपका इन्वेस्टमेंट था जनवरी में 700 रुपये का, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट था, देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 700 का। सर फरवरी में कुछ नहीं बचा, तो मतलब जनवरी में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट था 700 रुपये का, सेल कर दिया। तो आपने यहाँ पर अपन फेब में लिखेंगे, फेब में कुछ भी नहीं बचा, मतलब फेब में सेल किया, जैन में तो था 700, तो हमने सेल कर दिया 700 का, ठीक है। यस सर ओके। फिर देखना आगे जाके क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट मार्च में फिर 200 रुपये का आ गया, तो क्या किया होगा, खरीदा होगा, यस सर। तो खरीदा होगा मतलब पैसा गया कि पैसा आया, गया। तो ये 200 रुपये इन्वेस्टमेंट के नाम पर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। आ गया समझ में? यस सर। ओके। फिर आ जाओ इधर, देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 300 था शुरू में, तो ये जनवरी में 700 कैसे हो गया, वो भी तो देखो, उसका पेमेंट भी देखना पड़ेगा ना। तो 400 का आपने जनवरी में खरीदा था, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ओके। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 चीजें बोल रहे हैं, 4 चीजें कर दो, काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ओके। फिर आ जाओ इधर, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमारा क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, खत्म करते हैं कहानी। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्या था, क्रेडिटर्स में 2 क्रेडिटर, एक ट्रेड क्रेडिटर एक अदर क्रेडिटर। तो ओपनिंग था 2110, ओके। और आपने क्या किया, आपने सर क्रेडिटर देखो 2000 पर चला गया क्लोजिंग, मतलब 2110 था, 2000 पे क्लोजिंग चला गया। लेकिन आपका COGS जो है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो है 1600, ओके। आप यहाँ पर आना क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1600, ओके। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो आ जाएगा परचेज। ये आपको फॉर्मूला पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इतना तो पता है, यस सर इतना तो पता है। अब आपको चाहिए परचेज, क्यों सर, रॉ मटेरियल खरीदा तो क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, वो कहाँ से पता चलेगा, परचेज से। सर COGS तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कितनी है COGS हमारे पास है 1635। ओपनिंग कितना है सर, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है बताओ, ओपनिंग क्रेडिटर बताओ 2110। 2110 और क्लोजिंग 1200। एक मिनट रुकना, 1200 तो हमारा
जस्ट अ मिनट, हम स्टॉक देख रहे हैं ना अभी, स्टॉक देखना। 1200 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, है ना। ठीक है, तो 1200 क्लोजिंग लिख दो। परचेज हमको निकालना है तो परचेज प्लस में डाल दो। अब ओपनिंग कितना है ये लिखते हैं। ओपनिंग कहाँ से देखेंगे, स्टॉक देखना अभी। स्टॉक, सर स्टॉक क्यों देख रहे हैं सर, रॉ मटेरियल लेके आएंगे उसी को तो स्टॉक बोलेंगे, इसलिए स्टॉक देखना है। सीधा क्रेडिटर मत देखो, स्टॉक देखो पहले। परचेज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लोजिंग और ओपनिंग हम क्रेडिटर देखेंगे। पहले परचेज तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो सर हमारा ओपनिंग था 1300, कहाँ गया, ये रहा 1300। इसको सॉल्व करो, परचेज इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा माइनस का, और ये इधर जाएगा, रुको ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा ना। सर आपने वहाँ पे, हाँ 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 कर दिया करेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब ये जाके प्लस का हो जाएगा, तो परचेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1635 1535। प्लस 1200 माइनस 1300, 1535 आपका परचेज हो गया, ठीक है। ओके, फिर अब मुझे बताओ, यहाँ पर 1535 परचेज हो गया। अब सर ये तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। ओपनिंग क्रेडिटर शुरू में बकाए कितने थे, शुरू में हमारे पास थे 2110, ठीक है। तो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख दो यहाँ पर कितने, 2110 ऐड कर दो, ठीक है। ओके, फिर क्या करो सर, फिर 2000 जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है ना उसको माइनस कर दो। सर इसको माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट किया वो पता कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पेमेंट किया, 1645, समझ में आया, यस सर। है ना। ऐसे ही बाकी तीनों का भी करना है। तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको एक स्टेटमेंट समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है परचेज, COGS माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपका आ गया परचेज वाला फिगर। फिर परचेज के बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग अपना ओपनिंग माइनस करोगे क्रेडिटर, और क्लोजिंग माइनस करोगे क्रेडिटर। तो आपका नेट जो पेमेंट इस साल में हुआ है, इस महीने में हुआ है, वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा पेमेंट लिख दो, क्या आएगा, 1645 1355 1280, खत्म क्रेडिटर की कहानी। डेटर्स की कहानी भी यहाँ पर खत्म थी, क्रेडिटर्स की कहानी भी यहाँ खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमने पेमेंट में डाल दिया, ये इतना क्लियर है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी बता दो, बता दो, बता दो, और क्या इन्फॉर्मेशन है। डिविडेंड पेएबल था 485 का, और डिविडेंड कुछ पे हुआ है क्या, डिविडेंड 485 का यहाँ है, यहाँ 00 हो गया, मतलब आपने पहले साल में डिविडेंड पे कर दिया 485 का। हाँ नहीं कि यहाँ पर लिखा नहीं है, क्या एरर है, डिविडेंड पेएबल 485 का था ना ये यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर 485 आगे लिखा नहीं है नीचे। सर फेब्रुअरी में लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ ओके ओके, फेब्रुवरी में 485, ये अपना क्लियर है, ठीक है। ओके, डिविडेंड हमारा पे हो गया, आगे क्या करता है, आगे सर बताओ मुझे। टैक्स ड्यू, टैक्स ड्यू 320 है सर, 320 320 320 मेंटेन कर रखा है, मतलब ना गया है ना आया है, ओके सर, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ प्लांट, प्लांट का क्या कहानी है, प्लांट 800 का था, ठीक है, जनवरी में 800 ही है, ओके। फरवरी में 1600 हो गया, मतलब आपने 800 रुपये का प्लांट और खरीद लिया, तो पेमेंट में आ जाओ, पेमेंट में आ जाओ। 800 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है सर, फिर 1550 का मेंटेन्ड है, 1550 का मार्च में है, मतलब आपने क्या किया, बेच के 50 रुपये आपने परचेज कर लिया, सेल ऑफ प्लांट कर दिया। तो सर सेल ऑफ प्लांट 50 रुपये, यहाँ पर मार्च में लिख दो, सेल ऑफ प्लांट 50 रुपये, हुआ क्लियर, ठीक है। अब सर बट जो डिविडेंड का था हम्म पॉइंट, हम्म तो वो फेब्रुअरी में क्यों पे हुआ, देखो, जनवरी में था तो। देखो एक बात बताता हूँ, ये है आपका 1 जनवरी का बैलेंस, है ना। तो डिविडेंड समझना, हाँ डिविडेंड 1 जनवरी को था आपका, 1 जन को कितना था आपका 485, ठीक है। यहाँ पर देखना क्लोजिंग, ये अपना बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 31 जनवरी को कितना है 485, मतलब 31 जनवरी को आपका कितना है 485, लेकिन ये है ना फरवरी से गायब हो गया, फेब से गायब हो गया, देखना ये जीरो, ये जीरो, तो पेमेंट कब हुआ,
फेब अच्छा, में ओके। एज ऑन 31 जनवरी, तो डिविडेंड अभी भी खड़ा है ना 485 का, तो पेमेंट हुआ फेब में, तो फेब में 0 हुआ तो आपने पेमेंट कब कर दिया, यहाँ पर आके फेब में पेमेंट कर दिया। मैं खुद इवन जनवरी में ढूंढ रहा था क्योंकि ओके। एकदम से क्लिक नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, देखो अब आप हम्म। रिसिप्ट्स का टोटल करो, 2615, 2915, 1965, ये सारों का टोटल करना है ना, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप करो पेमेंट्स का टोटल करो। सर हमने ये बाकी देख लिया, एक्सपेंसेस देखना रह गया, एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अब एक्सपेंसेस में यहाँ पर अदर क्रेडिटर्स 200 मेंटेन कर रखे हैं, 200 200 200, ओके। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किसका आया होगा फिर, शुरू में अदर क्रेडिटर्स थे 200 के, और अदर क्रेडिटर्स तो हमने पूरे मेंटेन ही कर लिए हैं। ओके, यहाँ पर ये एक्सपेंसेस हुए हैं ना, 315 270 255, ये एक्सपेंसेस हुए हैं तो हमें पेमेंट भी तो किया होगा, क्योंकि देखना यहाँ पर 200 रुपये के ओपनिंग क्रेडिटर थे और 200 रुपये ही आपने मेंटेन कर लिया पूरा का पूरा, तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ तो एक्सपेंस हुआ होगा, इतनी सेल हो रही है, इतना परचेज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस तो हुए होंगे, वेजेस पे, लेबर पे, ओवरहेड्स पे, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह भी। तो आपने क्या लिखना है, आपने ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पर किए हैं ना, एक मिनट, ये वाले आपने यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। पेमेंट साइड में 210 195, एक मिनट रुकना, एक्सपेंसेस पे फिगर पर आना 255 210 195, ओके। पर यहाँ पर सेम फिगर नहीं है, 255 195, ये कुछ तो अलग है इसमें एक्सपेंसेस में, जबकि हमारा 200 का 200 तो यहाँ मेंटेन हो गया है, यहाँ देखना 200 200 200 ये तो मेंटेन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है सर, हमारा यहाँ पर जीपी, ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये भी हो गया अपना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारा कुछ ना कुछ कम आ रहा है यहाँ पर, 255, एक मिनट रुको, 315 माइनस 255 60, ओके। फिर 320 माइनस, एक मिनट रुकना है ना, मैं ढूंढ रहा हूँ बस एक मिनट, 270 माइनस 60 210, ओके ओके ओके। ये है ना, यहाँ पर एक लाइन कहीं लिखी थी वो हमने मिस कर दी, क्या, ये लाइन पढ़ना, क्या बोला लाइन देखना, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 60,000 इज इंक्लूडेड इन बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ, मतलब हर महीने में जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें 60,000 रुपये का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो हमको सारों में से डेप्रिसिएशन निकालना है, क्यों, क्योंकि सर वो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे मंथली कैश बजट में। तो आप क्या करो, आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 315, तो माइनस कर दो 60 और लिख दो, फिर माइनस कर दो 60 और लिख दो यहाँ पर, और फिर माइनस कर दो 60 और लिख दो यहाँ पर। आ गया समझ में, ये आया समझ में, यस सर। ओके चलो डन। तो फिर हमारा क्या हो गया सर, हमारा ये पूरा बजट बन गया एंड फाइनली हमने बजट को क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये डन, हमारा बजट कंप्लीट है, ठीक है। अब देखना दो चीज़ नहीं पूछी थी क्या, सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स पूछा था, यस सर, और दूसरा क्या पूछा था, बस सोर्स एंड यूजेज ही पूछा था ना, ये देखना सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ यूजेस ऑफ फंड्स 3 मंथ। हाँ हाँ। ओके। अब देखना यहाँ पर आ जाओ, तो आपने कितना सोर्स मतलब कहाँ से पैसा आया वो बताओ, ठीक है। तो सोर्स फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एक तो नेट प्रॉफिट हुआ हमें, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ सर, नेट प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, यहाँ पर आ जाओ, नेट प्रॉफिट हुआ 150 125 और 115, 150 125 और 115, ठीक है। ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट का हमें फायदा ही हुआ होगा ना, हमें जितना सेल्स किया परचेज वर्चेज सब काट पीट के हमारा प्रॉफिट ही आया ना, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इतना रुपए तो यहाँ से कमाए ये बता दिया।
फिर सर प्लांट, पहले तो डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश है, लेकिन सर अब मंथली कैश बजट नहीं बन रहा है, अब सोर्सेस ऑफ फंड्स बता रहे हैं कि पैसा आया कहाँ से। तो हमने ये वाला 60-60 तीनों महीने से निकाला, वो इंक्लूड कर लो। ये पैसा भी हमारा एक तरीके का फायदा ही हुआ ना, ठीक है। ओके, फिर देखो सेल ऑफ प्लांट, सर प्लांट बेचा था 50 वाला, ठीक है, तो हमने 620 का ऐसे फायदा कर लिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ ओके, सर। अब ये वाला पार्ट 1 मिनट रुकना, ये यहाँ से आए हैं, तो उसके अलावा ये वाला पार्ट पढ़ लो। परचेज ऑफ प्लांट, सर 800 रुपये का प्लांट खरीदा भी था, ये 800 रुपये यहाँ आ गए। सर डिविडेंड बैठा था कितने का, 485 रुपीज़ का, तो ये यहाँ आ गया। सर मेरा एक बात बताओ, सर मेरा यूजेस जो है वो तो मेरा 1285 बन रहा है, लेकिन सर मेरा जो सोर्सेस है ना वो मेरा 620 बन रहा है। तो आप ये बताओ कि सर आपने इन्वेस्टमेंट किया 620 का, मतलब पैसा आया 620, और वो वाली मूवी है ना कौन सी, के मतलब क्या था उस मूवी में, एक सीन है ना, कि इन्वेस्टमेंट था 35 लाख और घाटा हुआ 36 लाख का। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ऐसी एक मूवी है जिसमें ऐसा याद रेफरेंस तो है। नहीं आ रहा है सर अभी। हाँ कोई बात नहीं, मेरा कुछ ज़्यादा वो है, मीम ओके। कलेक्शन है ना। ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे कि सर 1285 मेरा अप्लाई कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और पैसा मैंने अरेंज किया 620, ये कैसे पॉसिबल है? बताओ मुझे कैसे पॉसिबल है? सर मेरा अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है ना, यहाँ पर देखना, वर्किंग कैपिटल अगर मान लो मेरा डिक्रीज होती है, तो मेरा सोर्स बढ़ता है, पैसा बढ़ता है कहाँ से? जैसे हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वो हमारा फायदा होता था कि नुकसान होता था? बताओ मुझे, याद आ रहा है फायदा क्या ऐसा? होता था कि नुकसान? फायदा होता था सर। फायदा होता था ना, जब हम 5th ईयर के एंड पे स्क्रैप के साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिलीज होती थी, हम सारा पैसा फिर डिस्काउंट करके 0th ईयर पे लेके आते थे। तो ये कुल मिला के बोलना ऐसा चाह रहा है यस सर। कि वर्किंग कैपिटल आपकी अगर रिलीज होती है, डिक्रीज होती है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होना मतलब रिलीज होना, तो वो भी हमारा फायदा है। तो हमने क्या किया, हमने एक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना दिया। आप इसको वर्किंग नोट बना के भी दिखा सकते हो। सारे अमाउंट्स लिखे हमने, कैश लिखा, ठीक है, कैश ओपनिंग में 545 था, फिर 290 हुआ, फिर 255 हुआ। नहीं एक मिनट रुको, सीधा मार्च का निकालना है हमको, क्यों? जनवरी टू मार्च 3 महीने का बना रहे हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो शुरू में 545 था, मार्च में 290 हुआ। सर ये 290 कहाँ हुआ मुझे बता दो जरा एक बार। सर ये 290 यहाँ हुआ क्लोजिंग में, मंथली कैश बजट में देखो, फाइनल क्लोजिंग मंथ आ रहा है ना, वो वाला देखो, तो आपका आ गया 290। तो सर आपका कैश जो है वो 255 से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर देखना, फिर सर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था 300 रुपये का ओपनिंग में, जो कि 200 ही बचा, मतलब 700 हुआ था, फिर 200 ही बचा, तो 100 रुपये का यहाँ डिक्रीज हुआ। फिर डेटर्स जो थे सर आपके 2570 के ओपनिंग थे, 2350 के क्लोजिंग बचे। सर कैसे बचे बता दो जरा। 2570 के ये ओपनिंग थे ये वाले, यस सर, और क्लोजिंग कहाँ बचे? सर क्लोजिंग हमारे डेटर्स ये बचे 2350 के, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, तो इसमें डिक्रीज कितना हो गया, 220 का हो गया सर, ओके। फिर देखना सर, स्टॉक हमारा 1300 का था, बाद में जाके 1000 ही बचा, तो यहाँ पर 300 का डिक्रीज हुआ। तो टोटल आपका करंट असेट कितने डिक्रीज हुए मुझे बता दो जरा। 255 प्लस 100 प्लस 220 प्लस 300, आपका आ गया 875, ठीक है। ओके सर यस समझ सर। में आ गया। फिर अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में क्या देखना है? सर ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग थे इतने, क्लोजिंग थे इतने, मतलब आपके ट्रेड क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन ये सर करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज होना उल्टा होता है इसमें, ये आपको पता है, इतना आइडिया है आई होप। हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। है ना? तो डिक्रीज मतलब अगर करंट असेट डिक्रीज एक साइड लिख रहे हो तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज दूसरे साइड लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज होना मतलब फर्म के लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति होती है, और करंट असेट का डिक्रीज होना भी नुकसान वाली स्थिति होती है, ठीक है। ओके, अब देखना दूसरा, अदर क्रेडिटर्स 200 के 200 रह गए, टैक्स ड्यू 320 का 320 रह गया। तो आप ये बताओ मुझे, टोटल आपका 210 का इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ डिक्रीज 875 का हो गया। तो डिफरेंशियल फिगर कितना आ रहा है, 875 माइनस 210, 665। ये हो गया ओवरऑल आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई इतने से।
वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई, मतलब आपका क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट हो गया 875 से डिक्रीज, और करंट लाइबिलिटीज कितने से बढ़ गया, 210 से। 210। सो डिफरेंशियल फिगर जो है 665, वो ओवरऑल ये माइनस है, ये प्लस है, तो टेक्निकली क्या होगा, ये माइनस ही होगा। तो ये सर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया। आया समझ में? बहुत टफ लग रहा है ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको बताऊं क्या टफ है, कि पहली बात तो ये कि मंथली कैश बजट दिया तो हमने आराम से बना लिया। अब सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स जो था ना, ये एक तो नई चीज आ गई, पहले वही दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करोगे ना 2 बार हो जाएगा क्वेश्चन, उतना टफ नहीं है, पर नया क्वेश्चन पहली बार देखते हो तो फील होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर डिक्रीज कैसे हुआ। इसको आप क्या करना, मैं जब अपलोड करूंगा तब मैं आपको पहले लिंक शेयर कर दूंगा, यहाँ से फिर से एक बार और क्वेश्चन को पूरा सुन लेना कि मैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया इतना। तो ये आपका सोर्सेस ऑफ फंड में क्या हुआ, एड हो जाएगा कि सर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ मतलब पैसा रिलीज हुआ, पैसा रिलीज हुआ मतलब अपना फाइनेंस करने, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने को 100 रुपये चाहिए होता है ना, और अपन 40 रुपीज़ इक्विटी वालों से लेके आ जाते हैं, और अपन क्या बोलते हैं, सर 60 तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स पड़ी है ना, तो वो वाला हम यूज़ कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। है ना, 100 रुपये हमको अरेंज करने हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए। ठीक है, 40 इक्विटी हो गया, 60 हमारा रिटेन अर्निंग हो गया, इतना तो सबको याद आ रहा है। तो सर इसी केस में क्या हुआ, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपका नेट प्रॉफिट से आ गया, डेप्रिसिएशन से आ गया, फिर आपका सेल ऑफ प्लांट से आ गया 620, तो बचा कुचा जो है वो हमारा 665 रुपये, ये वाला कहाँ से आया, वर्किंग कैपिटल के रिलीज होने से, मतलब फर्म के अंदर से ही पैसा निकल गया बाहर। ठीक है, ओके, आगे समझ में? आ गया ओके, थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 9th वाला। अब ये भी हैवी आने वाला है। ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, ये जो अब हमारे इजी वर्किंग वाला कैपिटल, करा दो। क्या बोल रहे हो? अब इजी वाला करा दीजिए, ये हाँ ना थोड़ा सा हाँ, बाउंस गया है, कोई थोड़ा बात नहीं, टाइम लगेगा एब्जॉर्ब। हाँ कोई बात नहीं, हम है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा अभी 1 घंटे 17 मिनट हो गया है, तो हम वर्किंग कैपिटल के जैसे इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स में तोड़े थे ना मैंने इलस्ट्रेशन, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ऐसे ही वर्किंग कैपिटल को भी हम टुकड़े टुकड़े में डाल देंगे, कि जैसे एक 1.25 घंटे का एक हो गया, 1.25 घंटे का एक हो गया, इस टाइप से बना देंगे। फिर लास्ट में अगर क्लब करना होगा तो पूरा क्लब करके एक बना देंगे। ठीक है, ओके। ऑल इलस्ट्रेशन, या फिर अपन पूरा मर्ज करके एक वीडियो बना देंगे वर्किंग कैपिटल का। तो अभी आप क्या करो, हम अब थोड़ा इजी पे आ जाते हैं। एक फॉर्मूले में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है। हम्म। आप 1 मिनट दो मुझे।